कितना पैसा दे दिया होगा आसाराम ने, आप सोच भी नहीं सकते। जोधपुर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट भी रहता है। बिल्कुल 100%। नहीं तो आसाराम को तो रातों रात गैंगस्टर सारा पैसा मांग लेंगे रातों रात। क्या बात करते हो आप, छोड़ के देख दो 10 मिनट के लिए आसाराम को गैंगस्टरों के साथ, बिल्कुल वो तो आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे आसाराम की बाहर। तो पुलिस ही, जो जेल के जो स्टाफ है, वो ही सिक्योरिटी देते हैं अंदर बिजनेसमैन को, ताकि उन्हें पैसा मिले। वो गैंगस्टर के पास छोड़ते नहीं उन्हें, डिफरेंट रखते हैं 100%, अलग ही रखेंगे, अलग सेल में रख लेंगे उसको। बट गैंगस्टर तो कोशिश यही कर रहा है किसी तरह से उधर तक पहुंचूं मैं। क्या चीज? हाँ, कोशिश करेगा गैंगस्टर भी अपना, ठीक है। अगर वो नहीं दे रहा होगा जेल स्टाफ को पैसा, तो गैंगस्टर से फिर मांड वाली हो जाएगी ना, तू मांग और हमारा आएगा 50-50। दोनों तरीके है ना उनके पास। डायरेक्ट जेलर से, या तो डायरेक्ट कर लो या वैसे कर लो। करना तो है, करना तो है भाई, नहीं तो बिल्कुल रहने नहीं देंगे। ना। कहाँ करोगे कंप्लेन यार? कंप्लेन करोगे कहाँ? तो खराब नहीं है बहुत पूरे इंडिया में है तो बिल्कुल। फिर और हर किसी के साथ गलत होता है जेल के अंदर। नहीं यार, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ तो क्या गलत होना, तो वैसे ही गरीब है। उनके साथ तो ना उनका देने के लिए है ना कुछ नहीं है, वो तो क्या करेंगे। जो ठीक ठाक सा आ गया तो बस पूछो मत, खत्म हो। तो ठीक ठाक सा जो आ गया। और कोई, आप 11 जेल में गए, 11 के 11 में एक जगह आपको ऐसा नहीं लगा कि सही है? सारे, मैंने कहा जो सही होगा वो अंदर आएगा ही नहीं, उसकी ड्यूटी लगेगी ही नहीं अंदर। मतलब आज किसी को अगर जेल होती है, किसी को भी, एक ठीक ठाक इंसान को, तो वो लगभग आपके 11 जेलों के एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि वो गया, मतलब उसे पैसा 100 लोग अगर जेल गए ना, 100 लोग, तो 100 में से 99 को पैसा देना पड़ेगा। या तो कोई ऐसा ही पावरफुल हो जिसका आईएएस बाहर बैठा हो, आईपीएस बाहर बैठा हो, तो उससे तो नहीं लेंगे। कोई आईएएस का चला गया रिलेशन में, कोई आईपीएस का चला गया, कोई मिनिस्टर का चला गया, ये लोग छूटेंगे। ठीक है, पावरफुल है जो छूटेंगे। उनसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, नहीं समझे, कि जो जेलर से ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। जेलर और उन गैंगस्टर से ज्यादा पावरफुल वो लोग होने चाहिए, तो वो सेफ है। एक नॉर्मल आदमी चला गया तो नहीं, नॉर्मल भले पैसे वाला हो, कुछ भी हो, कोई ना नॉर्मल चाहे कुछ भी हो, लेके निकलोगे। सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती है? सर देखो, ऑपरेशंस की साइड से या इंफॉर्मेशंस के लिए, दोनों में बताते हैं। एक चीज क्या है, देखो, इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ऑपरेट कैसे करते हैं उस पे आएंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अभी आप मुद्दा सुन रहे हैं, आजकल न्यूज़ों में मुद्दा चल रहा है कि केजरीवाल को अरेस्ट किया, ठीक है। रैंडमली कुछ ना कुछ एविडेंस को गवर्नमेंट को लगे कि यार हल्का सा स्कैम किया है, जो भी उसमें से पूछताछ हुई, ठीक है, एनआई ने पूछताछ करी, किसी ने भी करी, तो लगता है फिर हम पुरानी हिस्ट्री को चेक करना शुरू करते हैं। आदमी क्या करता है, बैक हिस्ट्री को चेक करता है। और बैक हिस्ट्री को कब से चेक करेगा? फैमिली बैक हिस्ट्री से चेक करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। अभी कुछ एक रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि केजरीवाल यूएस वगैरह भी जाते थे, वहाँ मिलते थे। अब सीक्रेट सर्विस एक एक चीज़ पर चेक करेगी कि मिलता किससे था करके। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि रैंडमली मेरे से मिले सीएम बनने से पहले, ठीक है, जब एक ऑफिसर थे, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो यूएस में क्या है, क्या मैं यूएस में वहाँ की सीक्रेट सर्विस के साथ हूँ, ठीक है, वहाँ की आर्मी के साथ मेरा कनेक्शन है। तो अगर कंटिन्यू मुझसे मिल रहे हैं तो मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन, उन सब कनेक्शन को जोड़ा जाता है। पहले क्या जोड़ा जाता है? सारे कनेक्शंस को जोड़ा जाता है कि चलो मुझसे मिले, मैं किनसे मिल रहा हूँ, तो लगेगा कि यार नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ यही चीज़ कि एक बंदा उससे मिलता है, उसके कनेक्शन किसके साथ है कंटिन्यू, वहाँ की CIA के साथ है, या ब्रिटेन के सीक्रेट सर्विसेज के साथ है, या रशिया की सीक्रेट सर्विसेज के साथ है, और कंटिन्यू मिलते हैं। फिर हम इसके ट्रांजिशन को चेक करना शुरू करते हैं। तो चलो मिलना भी रैंडमली हो सकता है, ऐसा नहीं कि मिलना भी रैंडमली हो सकता है। और क्यों गए हैं, आज गया आदमी, या 2 महीने के बाद गया, 6 महीने के बाद गया, या इसके फैमिली में कोई गया, तो हर एक्टिविटीज़ पर चेक करी जाती है। ये तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो गया कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद लगता है कि नहीं 100% इनोसेंट है या 100% गिल्टी है, तो फिर ऑपरेशन स्टार्ट होता है सर। तो बस बैकग्राउंड चेक करते रहते हैं और सब हिस्ट्री देखते हैं, जहाँ पे हिंट मिल गई, जहाँ कनेक्ट हो गया डॉट, कहीं ना कहीं वहाँ से। देखो कनेक्ट भी कई बार गलती से भी होता है, ऐसा नहीं है, कई बार यूज भी होता है आदमी का,
अभी एक फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। आजकल आईएसआई ने क्या कर दिया कि रैंडमली वो लोग क्या चेक करते हैं, वो इंडियन आर्मी के लड़कों को ढूंढ रहे हैं, एयरफोर्स नेवी वगैरह, ठीक है, या जो भी गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन, उनको एक नॉर्मली तरीके से क्या आता है, एक रिक्वेस्ट आता है सोशल मीडिया वगैरह में, एक सुंदर सी एक लड़की उन्हें रिक्वेस्ट भेजेगी, धीरे धीरे दोस्ती होगी, दोस्ती होने के बाद वो कभी नहीं बताएगी वो कहाँ से बात कर रही है करके, दोस्ती होने के बाद वीडियो कॉलिंग में भी चैट होगी, पहले वो विश्वास को जीतेंगे धीरे धीरे, ठीक है, नॉर्मली विश्वास को जीतेंगे, और उसको लगा कि यार ये लड़का क्या कहते हैं इंडियन इंटेलिजेंस की, जब 6-7 महीने दोस्ती हो गई उसकी बढ़िया वाली, वो बताएगी मैं उसका बैकग्राउंड इस तरह से होगा कि आपको जम्मू वम्मू यही नजर आएगी पूरा का पूरा, तो धीरे धीरे वो एक बोलेगी यार मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ करके, मैं भी एक PhD कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, और मेरा प्रोजेक्ट आर्मी को लेकर है, उसको लगा यार आर्मी को लेकर मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ ना करके, ठीक है। अब वो तो बेचारा उसकी गर्लफ्रेंड है, चीज़ें हैं, वो है, उसको पता ही नहीं उसका यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी बता रहा है, वो करी मैं अपना प्रोजेक्ट कर रही हूँ करके। तो ऐसा नहीं है यूज़ होता है या जानबूझ के कर रहा है। अभी आप रविंदर शर्मा का आपने नाम सुना होगा, है ना, सेकेंडरी डायरेक्टर RNW के, जो 2001 का इंसिडेंट है, ठीक है, जब RNW को पता चल गया था कि यार हमारा एक जो ऑफिसर है वो CIA के लिए वर्क करता है करके, ये रविंदर शर्मा से, हाँ, रविंदर शर्मा CIA के लिए, बिल्कुल, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या था केस, प्लीज समझाओ। वो हर इन्फॉर्मेशन को CIA तक पहुंचाता था, और एक पावरफुल, और वो रॉ में थे, पावरफुल पोस्ट पर, वेरी पावरफुल पोस्ट पर, लेकिन एकदम से क्या कर सकते थे यार, एक इतने पावरफुल आदमी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते थे। इनपुट मिली CIA से कि आपका एक आदमी है करके, लेकिन एक आदमी जो इस लेवल पर बैठा हुआ, इतना पावरफुल आदमी है, उसके ऊपर एकदम से हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके इंडिया की भी इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, पूरी सेकंड, इतना पावरफुल आदमी है सर, तो कैसे करें करके। फिर उनके क्या किए, जितने भी फोटो स्टेट मशीन्स वगैरह होती थी, सब चीज़ होती थी, उन सबको चेंज किया गया, चिप लगाई गई उसके अंदर, एवरीथिंग। अब वो जितने भी फोटो स्टेट्स वगैरह कर रहे हैं, उसकी 2 कॉपी एक रिजर्व में हो रही है, तो धीरे धीरे पता चला कि हाँ 100% है करके। अब इससे पहले उनको उठाते वो पहले ही निकल गए यहाँ से भाई नेपाल। लेकिन CIA ने भी देखो क्या है कि अगर आप अपने देश के नहीं हुए तो दुनिया आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। ये आदमी को लगता है कि यार मैं देश के साथ गद्दारी करता हूँ, मुझे वो लोग सराखों में बैठा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो आपको सिर्फ तब तक यूज़ करेंगे जब तक आप काम के हो, ठीक है। जो एक कहावत है ना, जो अपनों का नहीं हुआ तो हमारा कभी होगा ही नहीं, और लास्ट में CIA ने खुद ही 2011 में ख़त्म करवा दिया सर। आप बुरा करोगे तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही आएगा, कहीं ना कहीं से घूम के आ जाएगा। 100%। आप जैसा करोगे कर्मा वैसे घूम के आएगा आपके लिए। तो अब जब हम कर्मा की बात कर रहे हैं, तो कर्मा की बात से आपने क्या क्या किया ऑपरेशंस में, ये बताओ। देखो सर, ऑपरेशंस तो बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। लाइक ऑपरेशन होते कैसे हैं? चलो पहले तो ये बताओ कि अब इन्फॉर्मेशन मिली, एक सीक्रेट सर्विस कैसे ऑपरेट करती है दूसरे देश में जाके। मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए क्या है, हम लेते हैं एक आदमी है, हमारे इस देश का है, ठीक है, पावरफुल आदमी है। वो क्या करता है, किसी दूसरे देश के आदमी से मिलता है, रैंडमली मिलता है, और धीरे धीरे हमारे को ये पता चलता है कि यार जिस आदमी से मिल रहा है, ठीक है, इसके कनेक्शन वहाँ के उन लोगों के साथ है जो हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो रैंडमली चेक करते हैं उसको। रैंडमली चेक करने के बाद क्या लगता है कि नहीं यार, ये आदमी तो डेफिनेटली चाहे किसी भी चीज के लिए, पैसों में बिक गया, किसी भी चीज का लालच है, ये काम कर ही रहा है, हाँ। है ना। तो हमारे देश में उस आदमी को एलिमिनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस आदमी को जो वहां बैठा हुआ है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो ऑपरेशन लॉन्च होता है, अब आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो, अब आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका तो सपोर्ट बंद हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी अगर एक स्पाई या एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा कि पता ही नहीं। रूल है सर, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी जा रहा है उसको भी पता है कि डेफिनेटली देश मना कर देगा। अब लेकिन क्या है कि आपको एक आदमी को एलिमिनेट करना है, करेंगे कैसे, ठीक है। अब आपको वहां पर अपना क्या करना है, अपना पूरी की पूरी आपको एक टीम रेडी करनी है, ठीक है। ऑपरेशंस कैसे, एक एग्जांपल के लिए, एक उसकी हर लोकेशंस को चेक किया, उसके हर रूट को चेक किया। अब जो उस ऑपरेशन के अंदर आदमी जाएंगे, ठीक है, 3 लोग, उन 3 लोगों को भी नहीं पता होगा टारगेट है क्या करके, मतलब कि इतना सीक्रेट उनको पता ही। और वो 3 लोग जिंदगी में पहली बार मिल रहे होंगे और आखिरी बार मिलेंगे। मैं यहां हूं अभी कि सपोज करो यहीं एक टारगेट गिराना है, तो मुझे ये पता है कि E+ मतलब कल मुझे शाम को 1700 आवर्स पर क्या है, अंधेरी आना है। मुझे सिर्फ ये पता है कि अंधेरी आना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता अंधेरी कहाँ है करके, ठीक है। एक GR दे दिया, ग्रिड रेफरेंस, मेरे पास एक GR है, मेरे पास मैप है, उस मैप पर मुझे एक 4 फिगर दे दिए,
उस 4 फिगर में मेरे को 1 किलोमीटर के दायरे में मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। मुझे बोला कि इस 1 किलोमीटर के मैंने मैप पढ़ा है अपना सिर्फ, और मैप पर मैं होल्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर का सर्कल मुझे नहीं पता क्या है करके। क्लियर है? आज मैं होल्ड कर दिया यहाँ पर, नेक्स्ट दिन मुझे बोला जाएगा 6 फिगर GR। जैसे मैंने 6 फिगर GR को चेक किया तो मुझे पता चला यहाँ से 800 मीटर या 700 मीटर पर दूरी पर मुझे पहुंचना है। अभी भी मुझे नहीं पता कि 100 मीटर का दायरा मेरा कौन सा है करके। ठीक है, ऐसी कोई और भी टीम है मेरी, उन टीमों को भी सेम। जब मैं 100 मीटर के दायरे में पहुंचा तो फिर मुझे बोला 10 फिगर का एक GR। ठीक है, मैं 10 मीटर पर पहुंचा, बोला रैंडमली एक बंदा वहां पर तुम्हें इस लुक पर देख रहा होगा, उसको भी हम पहली बार मिले थोड़ी देर के लिए। मैं जानता ही नहीं आदमी कौन है, कौन से देश का है, यहाँ का है, कहाँ का है, कुछ नहीं पता। फर्स्ट टाइम मिला, टारगेट हमारा एक ही है, उनको भी नहीं पता टारगेट कौन सा है करके। भरोसा करना है तीनों को, लेकिन टारगेट नहीं पता ना अभी तक तो। और तीनों ना पहले भी नहीं मिले। अगर हम पहले भी मिले होते तो हम अपना दिमाग यूज करना शुरू करते, लेकिन दिमाग कोई और यूज कर रहा है। ठीक है, ऑपरेट कहीं और से हो रहा है, हम सिर्फ एक क्या है, रॉबर्ट जो काम कर रहे हैं। देन तीनों मिले, तीनों मिलने के बाद बोला फलाना आदमी देखो सामने से आ रहा है करके। ठीक है, वो कोई और होगा जो उन्हें एक्सेस दे रहा होगा, उसका भी हमें नहीं पता होगा कि उन्हें फॉलो कोई और कर रहा है। ठीक है, वो वहां से कंटिन्यू बता रहा होगा एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, एक फलाने नंबर की गाड़ी आ रही है, रोड के उस पार आएगी, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है ब्लैक सूट पर, वो वहां पहुंच गया। कंटिन्यू एक और आदमी साथ में बता रहा है। ठीक है, कि टारगेट को एलिमिनेट करने वाले हम हो गए, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने वाला कोई और हो गया। तो इस तरह से पूरी टीम होती है, और हम मिले फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। ज्यादा सीक्रेट होता है वहां से, फिर एस्केप चले गए, निकल गए। एस्केप के लिए भी अपना अपना पूरा रूटीन बैठा हुआ है। एस्केप कराने वाला भी एक दूसरा है कि भाई मेरे को बोला तू ए जगह पर पहुंच, तो वो दूसरे वाले को बी जगह, मैं ए जगह पर पहुंचा। ए जगह पर पहुंचने के बाद मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी है, जो भी चीज़ दिया, नई आइडेंटिटी दी। उसने बोला कि तू सी जगह पर पहुंच, मैं सी जगह पर पहुंचा। सी जगह पर एक आदमी मिला, तो हम पहली बार मिलेंगे और जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे आपने कहाँ पे ऑपरेशंस किए? ऐसे बहुत सारी जगह पर करे सर। मैं जगह तो, कंट्री तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशंस रहे लाइफ में। कंट्री नहीं बता पाओगे? कंट्री नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे रहे, बहुत सारी ऐसी रही। कोई एक ऑपरेशन बताओ बिना कंट्री नाम दिए। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि एक हमारे कभी सीनियर रहे होंगे कोई भी, हमने एक अपना बिजनेस, एक आदमी स्टेब्लिश किया एक देश के अंदर, उसको सब कुछ दिया, पैसा ऐसा एवरीथिंग। अच्छा, एक बिजनेस पर्सन आप लोगों ने स्टैब्लिश किया? हमने नहीं, मेरे सीनियर्स लोगों ने जो भी किया, मतलब इंडिया ने किया, क्योंकि उसका सिर्फ यही काम था कि जब भी उस देश में हमारे देश के लिए कोई दिक्कतें बढ़े या कोई कर रहा है, हमारे जो लोग जाएंगे उसको सपोर्ट करेंगे करके। क्लियर है? अब उसने क्या किया, जब भी वहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च करना था, ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए उससे 1.5 CR की ज़रूरत थी। ठीक है, 2007 के समथिंग में। तो एक टीम गई वहाँ पर, उसके दिल में आ गया लालच। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कभी आदमी को नहीं छेड़ती, हो सकता है 10 साल तक उसको कभी ना छेड़े और ज़िंदगी भर के लिए भी नहीं छेड़ेंगे, इस पर काम नहीं पड़ेगा। तो वो भी शायद रैंडमली भूल गया, कुछ भी हो गया, जब उससे ज़रूरत पड़ी उसके मन में लालच आया और उसने वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वहाँ की लोकल पुलिस के साथ मिलकर 3 बंदे मरवा दिए सर, सिर्फ 1.5 CR के चक्कर में। मतलब पैसा देना तो दूर की बात, क्योंकि वेपन्स के साथ टीम थी। अब उनको था यार अपना आदमी है, चीज़ें हैं करके पैसे लेने गए, वहाँ की एक लोकल टास्क फोर्स के साथ तीनों का एनकाउंटर करा दिया। ठीक है, अब उस आदमी को मारना बहुत ज़रूरी था, है ना? अब उस आर्मी को मारने के लिए भी कम से कम 1.5 साल की प्लानिंग हुई। फिर उस आदमी को मारना, क्योंकि उसको गिराना बहुत ज़रूरी है, जिसने हमारे 3 आदमी खोए सर। 3 आदमी गए उसकी वजह से। फिर हम उधर गए और जाने के बाद केबल का काम खोला पहले। ठीक है, केबल के काम खोल, मतलब पहले केबल वगैरह चलता था, आजकल तो हाँ, मतलब हमारी टीम थी वहीं पर। फिर केबल के काम में वहीं पर पूरी टीम लगी, केबल वगैरह के ऑपरेटर कंटिन्यू उसके ऊपर नज़र रखना शुरू किया। एवरीथिंग, सब कुछ नज़र रखा, उसके हर मूवमेंट के ऊपर हमारी टीम नज़र रख रही थी। ठीक है, अब टीम नज़र रखने के बाद एक दिन इनपुट मिल गया कि यार सुबह सुबह डेली वो टेनिस खेलने जाता है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, उसका डेली का रूटीन है, उसका हर रूटीन को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, फिर एक दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह गए। अब सुबह जाने के बाद मैं और मेरा साथी था, अब मुझे बाइक चलानी थी। अब मुझे बाइक के ऊपर थोड़ा सा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कई टाइम के बाद मैं बाइक चला रहा था और मुझे लगा यार मैं एकदम से चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा करके। तो देन मेरा जो भी एक साथी दूसरा वहाँ पर था, यार मैंने कहा मैं पीछे बैठता हूँ, तू बाइक चला। तो रैंडमली हम गए उधर पर अर्ली मॉर्निंग, सेम टाइम वो निकला वहाँ से, उसको एलिमिनेट किया।
जैसे एलिमिनेट किया उसको, एलिमिनेट मतलब कैसे खत्म किया उसको गोली से? हाँ, गोली से खत्म किया। ओके। और देन वापस आए तो पीछे उसका एक बैग रखा हुआ था, और जैसे उसको किया, उसकी गाड़ी टकराई एक खंबे से, मिट्टी का है क्या, पत्थर का, बिजली का खंबा था, उससे टकराया तो पीछे का दरवाजा हल्का सा हुआ, तो पीछे एक बैग था क्रिकेट का टाइप का। तो मैंने बोला अरे भाई देखे तो सही क्या है करके, कुछ और तो नहीं हो? तो देखे तो उसमें तो उस देश की करेंसी थी सर भाई, पूरी की पूरी पूरी भरी हुई थी करेंसी। ठीक है, अब हमने कहा यार इसको उठाए नहीं उठाए, तो उसको भी उठा लिया सर। उसको उठाने के बाद वापस उधर गए तो इतनी देर में तो हल्ला मच गया पूरा का पूरा हर जगह। ठीक है, तो ये हुआ करके उनको लगा कोई लूट या मर्डर हुआ करके साथ में। ठीक है, और किस्मत देख लो कि रीज़न कि उस आदमी ने 1.5 CR के लिए 3 बंदे मरवाए, है ना, 1.5 CR के लिए 3 बंदे मरवाए। और सेम अगर आप करेंसी देखो 10-15 लाख का फर्क रहा होगा करेंसी के हिसाब से, इतने ही उसकी गाड़ी के पीछे मिले सर। इसको कर्मा कह लो क्या कह लो। और ये अपन इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल लिया सर? नहीं निकाले नहीं, तो वहीं चले गए सर। पैसा तो नहीं लाए, पैसा तो वहीं चला गया, उस करेंसी को यहाँ नहीं लाए। लेकिन वो करेंसी हमारा मतलब नहीं था, सिर्फ टारगेट को एलिमिनेट करना था। वो तो रैंडमली मिल गया पीछे। और वहाँ से फिर इंडिया वापस कैसे है? वापस सर अपनी टीम बिल्कुल वही एक दूसरी जगह पे गए, दूसरी जगह गए, थोड़ा होल्ड किया जब तक मैटर शांत नहीं हुआ, जब तक होल्ड किया। पर ज़्यादा बेटर उसी टाइम एलिमिनेट करते से निकलना अच्छा होता है कि नहीं, रुकना? डिपेंड करता है सर आपका टारगेट कहाँ पर है। जैसे अगर आपने ये XYZ कंट्री में एलिमिनेट किया, मैं आपको एक उदाहरण, और उसके बाद जब तक वहाँ की पुलिस को पता चलेगा तब तक वो वहाँ पे आपके बारे में सबूत इकट्ठा करेगी या फोटो कहीं से इकट्ठा करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, उससे पहले तो आप देश छोड़ दो तो बच गए। नहीं सर, डिपेंड आपका टारगेट कहाँ पर है। अगर सपोज करो मुंबई में एक टारगेट है, मैं कहाँ जाऊँगा मुंबई से? अगर आप मुझे गोरखपुर में एक टारगेट देते हो, मैं नेपाल निकल जाऊँगा, मेरे लिए उसी टाइम निकलना बहुत ईजी है। बट जैसे अगर मान लो मुंबई में हो तो मुंबई से सीधे निकल के आप पहले यहाँ से कैसे निकलोगे सर? मुझे छोड़ना तो देश ही पड़ेगा ना, मैं फ्लाई तो करूंगा नहीं यहाँ से। अब मैं फ्लाई तो करूंगा नहीं ना, मैं LOC ही क्रॉस करूंगा, चाहे मैं वाई नेपाल निकलूं, वाई बांग्लादेश निकलूं। पानी से निकलना पड़ेगा, लैंड से निकलना, कहीं से निकलना पड़ेगा, मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतनी देर में मैंने आपको बोला कि आपका टारगेट दुनिया के कौन से कोने में है, वो लोकेशन कहाँ पर है, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर सेम मुंबई में एक टारगेट होता है एग्जाम्पल के लिए, तो मेरे से यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे होल्ड करना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि मैं नहीं क्रॉस कर पाऊंगा इंडिया। यही टारगेट मुझे आप गोरखपुर में देते हो, यही टारगेट मणिपुर के अंदर देते हो, ठीक है, मेरे लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि बॉर्डर बहुत नजदीक है। डिपेंड करता है मैं कितनी देर में बॉर्डर क्रॉस करूंगा करके। एंड यूजुअली ज्यादा सेफ लैंड होता है, वाटर होता है? नहीं, लैंड ज्यादा से, पानी से भी ज्यादा, पानी से ज्यादा से लैंड। क्यों ऐसे? क्योंकि एक्चुअली क्या है सर कि लैंड से हम लोग निकलेंगे, पानी से हम लोगों को रडार, देखो पानी से मैं तैर के तो जाऊंगा नहीं सर, डेफिनेटली तैर के तो मुझे बोट लेके जाना पड़ेगा, बोट रडार पर आएगा सर, है ना, कहीं कहीं नेवल बेस के रडार में आएगा। लेकिन जब मैं लैंड क्रॉस कराऊंगा, लैंड में मैं दुनिया के किसी रडार में नजर नहीं आऊंगा, तो लैंड से ज्यादा आसान, लैंड से ज्यादा ईजी है। अभी तो आप जैसे सीक्रेट सर्विस में थे, आपको बहुत चीजें पता होगी। इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा कौन से देश से? देखो सर, इंडिया को जो खतरा है सबसे ज्यादा, अभी तो हमारा पड़ोसी देश ही चाइना है सर, जिससे हमारे को सबसे ज्यादा दिक्कत है सर, डायरेक्ट तरीके से भी सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे को चाइना से ही है। क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हम पावरफुल बने सर, क्योंकि पूरा का पूरा एशिया कंट्रोल चाइना ही चाहता है। ये आप अभी से मत देखो, अगर आप 1955 के अंदर देखो तो आप ज़ियाओ लाई जो चाइना के उस टाइम प्रीमियम थे, हमने एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करी उस टाइम, अगर आपको पता हो, एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक्चुअली क्या होता था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 के बाद, हम लोग 47 में हम फ्रीडम हुए, 49 में चाइना हुआ, और उस टाइम दुनिया में 2 ही सुपर पावर देश थे सर, एक USSR था और दूसरा अमेरिका था। ये दोनों पावरफुल बन रहे थे। अब ये दोनों पावरफुल बन रहे थे, दोनों पावरफुल बनने के लिए हम लोग भी चाहते थे यार हमारी भी अर्थव्यवस्था सही हो। उसके लिए सबसे पावरफुल लीडर नेहरू जी, अपने ज़ियाओ लाई जिनको ब्रेन ऑफ चाइना कहा जाता है सर, दोनों ने डिसाइड किया कि यार हम क्यों ना एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करें और इसमें सारे यूरोप और एशिया के देशों को बुलाएं कि हमको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। तो चाइना बिल्कुल, ये 1955 से देखो आप कि चाइना बिल्कुल ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, ठीक है। और तभी 11 अप्रैल 1955 को सुबह 11 बजे एक इंसिडेंट हो जाता है कि जिस प्लेन के अंदर ज़ियाओ लाई जा रहे थे, वो प्लेन हमारा था, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था, इसका निकनेम कश्मीर प्रिंसेस था। वो प्लेन इन्हें हांगकांग से लेकर जकार्ता लेके जाना था, ठीक है। क्रू मेंबर भी इंडिया का था उसमें 6 के 6, और ज़ियाओ लाई को उस प्लेन में जाना था। और वो प्लेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, धमाका हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, और ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरता है। जब ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरा और
उस दिन चाइना के प्रधानमंत्री नहीं बैठे इस प्लेन में प्रीमियम वहां के, उनके अपेंडिक्स का दर्द हो गया था। पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो गया सर। पूरी दुनिया ने क्या बोला कि हिंदुस्तान को आप एक टेररिज्म देश घोषित करो, क्योंकि इंडिया क्या करता है, बोलता तो भाईचारा है करके कि मैं भाई हूं करके, और ये चाइना के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग करता है करके। ठीक है, आप चाहे केजीपी ले लो, उस टाइम CIA ले लो, MI5 ले लो, ठीक है, इसकी PRC ले लो, ताइवान की KMT ले लो, ये सब के सब लोग बोलते हैं कि इंडिया एक टेररिज्म देश है, क्योंकि प्लेन भी इसका और क्रू मेंबर भी इसके, तो पूरा प्लेन इसके कंट्रोल में था। प्लेन हमारा बॉम्बे से कलकत्ता गया, कलकत्ता से जकार्ता गया, जकार्ता से हांगकांग गया, सारा क्रू मेंबर हमारा ही था। ठीक है, और प्लेन के अंदर बॉम्ब भी इंडिया ने रखा। क्यों रखा? क्योंकि हिंदुस्तान एशिया में पावरफुल बनना चाहता था, एशिया में पावरफुल बनना चाहता था। क्या करें नेहरू जी, पूरे वर्ल्ड एक तरफ हो गया। तो हमने, अब हमारे पास एक ही चाह रहा था कि हम कैसे भी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करें सर। चाइना ने उसमें भी बोला कि यार, चाइना दो तरफा गेम खेलता है। चाइना नेहरू जी को बोलता है कि नेहरू जी मैं तो आपके साथ हूं करके, है ना, और मुझे लगता है कि ये धमाका आपने, मुझे लगता है कि ये धमाका आपने नहीं किया, लेकिन मेरी एजेंसी बोलती है कि धमाका आप ही ने किया है। वहां के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुझे रैंडमली लगता है कि आपने नहीं किया, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया की एजेंसी बोल रही है और मेरी खुद की एजेंसी बोल रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे इंडिया का हाथ है करके। तो बोलता है कि मैं इतना कर सकता हूं आपके लिए कि आप इसको पूरी दुनिया में आपका ही ऑफिसर इसको लीड करे, मैं इतना फेवर कर दूंगा आपको। तो यार नेहरू जी ने बोला यार ये भी बहुत कि मतलब ये केस अब इंटरनेशनल केस है ना, ये जो केस है एक इंटरनेशनल केस है, तो इस केस को जो लीड करे वो आपका ऑफिसर लीड कर ले पूरी दुनिया में। ठीक है, तो यार नेहरू जी ने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है सर, आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हो और क्या चाहिए। ठीक है, अब हमारे एक ऑफिसर रामेश्वर नाथ काव, जिन्होंने RN के खड़ी करी, जिन्होंने लास्ट में रॉ खड़ी करी थी सर, RNW खड़ी करी उन्होंने, वो जाते हैं जब उस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं ना सर, जब थ्योरी निकलती है लास्ट में, तो थ्योरी में पता चलता है कि इस धमाके के पीछे ताइवान का हाथ था, अमेरिका ने डेटोनेटर दिया था, रशिया को पूरा पता था क्या हो रहा है करके, और खुद चाइना के प्रधानमंत्री को 6 घंटे पहले पता चल गया था कि प्लेन के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है करके, लेकिन चाइना के प्रधानमंत्री ने बोला कि धमाका होने दो करके। ठीक है, मतलब इस धमाके को आप होने दो। क्यों? क्योंकि ये धमाका होगा तो मैं हिंदुस्तान का तो नाम आएगा ही आएगा, हिंदुस्तान तो बैकफुट में जाएगा ही, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान वो खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने डेटोनेटर दिया, अमेरिका हमेशा के लिए चुप हो जाएगा ताकि मैं आगे वीटो पावर लूंगा। ठीक है, चाइना का गेम। और जब कि चाइना ने क्यों फेवर किया, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोगों ने उस टाइम बोला कि यार चाइना ने ये फेवर क्यों कर दिया कि हिंदुस्तान का एक ऑफिसर इसको लीड करे। उसके पीछे की कहानी सुनो, क्योंकि चाइना को ये लगता था कि दुनिया में सबसे बेवकूफ लोग हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई अमेरिकन CIA का इसको लीड करेगा, KGP का लीड करेगा, MI5 का लीड करेगा तो खोल देगा। लगा हिंदुस्तान का तो सारे बेवकूफ है, जैसा चाहूंगा वैसा घुमाऊंगा फुटबॉल की तरह। तो मदद भी इसलिए करी ताकि कभी केस ना खुले करके। तो ये उस टाइम का चाइना है सर। और ये कैसे पता आपको? ये बहुत ओपन है? नहीं ओपन नहीं है, कि पता है मेरे को पूरी इसकी थ्योरी सर। क्या बात। तो अब 1955 से है, सोच लो आप। और वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिस इंसिडेंट से सर अमेरिका को ताइवान के साथ अपना समझौता तोड़ना पड़ा सर, और वीटो पावर देना पड़ा आगे चाइना को। एक इंसिडेंट, क्योंकि डेटोनेटर अमेरिका का था सर, उस बॉम्ब में यूज किया हुआ डेटोनेटर अमेरिका का था। सिर्फ उस अमेरिका ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोला उस टाइम, जब चाइना ने अमेरिका के ऊपर भी ब्लेम किया कि ये बॉम्ब तुमने दिया है। अमेरिका ने बोला नहीं, बोला कि डेटोनेटर मेरा है, मैं मानता हूं, लेकिन बॉम्ब के अंदर 3 चीजें और हैं। एक्सप्लोजिव लगा हुआ है, पावर सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये 3 चीज कौन से देश के हैं ये भी तो बताओ। चलो डेटोनेटर तो बोला कि हो सकता है मेरे देश का हो, कोई यहां से लेके गया हो, लेकिन ये ऐसा इंसिडेंट था कि अमेरिका को ताइवान के साथ अपना समझौता तोड़ना पड़ा। और ब्रेन चाइना का देखो ना, कि एक आदमी ने बैठकर इस प्लेन के अंदर आई थिंक 19 लोग थे सर, क्रू मेंबर लगा के। 19 में से 17 ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। 17 आदमियों की कुर्बानी दी, अपने खुद के लोगों की भी कुर्बानी दी। चाइना के खुद के कम से कम 6 या 7 डेलीगेट चाइना के मारे गए सर। सिर्फ क्यों? क्योंकि दुनिया में पावरफुल बनने के लिए अपने लोग मरवा दिए, अपने पावरफुल लोग मरवा दिए, ताकि वो ये इस चीज को यूज करे, इस चीज को यूज करे। इसके 2 फायदे। पहला फायदा क्या, उसका ताइवान तो खत्म ही हो गया ना सर। ताइवान KMT खत्म करवा दी पूरी की पूरी।
उसके बाद कभी चाइना के ज़ियाओलाई के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। अमेरिका कभी नहीं बोल पाया, क्योंकि अमेरिका ने अगर चाइना के खिलाफ उस टाइम कुछ भी बोलता तो बोला तुमने तो मेरे को मरवाने की प्लानिंग करी। अब अमेरिका को बैकफुट में होना पड़ गया उस एक इंसिडेंट के चक्कर में, ठीक है। बेचारा उसने सोचा कि हिंदुस्तान को भी मैं करूं करके, कि हिंदुस्तान भी एक टेररिज्म देश में आ जाएगा। वो तो इंडिया ने अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर दिया सर। चाइना पैदा से गद्दार है। तो आप सोच सकते हैं मतलब किस लेवल पर आज क्यों दिक्कत हो रही है चाइना को हमारे देश से, क्योंकि उनको लग रहा है एक पावरफुल लीडर आ गया भाई। दिक्कत इसलिए तो है ना, इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना चाइना को दिक्कत हो रही थी ना दूसरे देशों को दिक्कत हो रही थी। आज दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि एक आदमी आ गया भाई, पावरफुल आदमी आ गया, कुछ भी कर देगा। दिक्कत लीडर से है। हिंदुस्तानी तो वही हैं जो पहले थे, हिंदुस्तानी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही लोग हैं सर, लेकिन एक आदमी के आने से दिक्कत पड़ गई। एक बात बताओ, इंडिया की अब वर्ल्ड में इमेज बेटर हो गई क्या? लोग डरने लगे इंडिया से कि इंडिया से पंगा नहीं लेना? नहीं, 100% सर, चाहे कुछ भी हो आज लोग बोल रहे हो। आज की जो सिचुएशन चल रही है सर, जो प्रेजेंट टाइम में लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया को ये पता है कि अगर हमने इसके अगेंस्ट कुछ किया तो दुनिया के किसी भी कोने में आकर इंडिया हमको थ्रेट करेगा करके। चाहे हम दुनिया के किसी भी देश में हो, हम सेफ नहीं है। अगर हम देश के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के लिए हम कुछ करेंगे। अच्छा, इस गवर्नमेंट की बात करने पे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हो प्राइम मिनिस्टर के। क्या होती है वो पोजीशन और कौन से प्राइम मिनिस्टर के थे आप? सर मैं जिस टाइम एक्चुअली जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर की आईडी थी, तो मैं कई मिनिस्टर्स के साथ रहा जिनको भी जेट प्लस कवर है। वो डिपेंड नहीं करता एक्चुअली जेट प्लस क्या है, जरूरी नहीं है कि आप कोई मिनिस्टर ही हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो। अगर लगता है इस देश को कि आपके जाने से हमारे देश को नुकसान हो सकता है करके, ठीक है, तो आपको जेट प्लस कवर ब्लैक कैट का दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो या एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, नहीं, एक आप नागरिक भी हो सकते हो। आपने अपने देश के लिए क्या योगदान दिया और आपके जाने से क्या है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है अश्वनी कुमार, पंजाब केसरी के मालिक। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि 2018 तक या 19 तक, एग्जैक्ट मेरे को फिगर नहीं पता, पर उनको भी ब्लैक कैट कवर एनएसजी लागू थी सर। क्यों थी? जेट प्लस वो भी एनएसजी कवर। जेट प्लस तो बहुत सारी हैं सर, जेट प्लस में भी एनएसजी कवर बेस्ट। तो वो क्यों थी? क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, तो अश्वनी कुमार वो थे जिन्होंने इस पंजाब की जनता को ये बताया कि भाई ये लोग गलत हैं करके, ये नहीं है इंडिया के साथ, आप इनका साथ मत दो। उस आदमी ने अपने अखबार के माध्यम से पूरी पंजाब की आवाम को ये बताया कि आप अगर खालिस्तानियों का सपोर्ट करोगे तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए, आपकी आने वाली जनरेशन या आप लोगों के लिए गलत होगा करके, ठीक है। तो इस काम से क्या हुआ, हिंदुस्तान को बहुत बेनिफिट हुआ, लोग टेररिज्म की ओर कम गए। तो अश्वनी कुमार की भी जान को खतरा था खालिस्तानियों से हमेशा। तो जिस आदमी ने देश के लिए इतना योगदान दिया, तो भारत सरकार ने भी उनको एनएसजी कवर दिया, जेट प्लस कवर उनको भी दिया। और इस बात का पैसे लेती है गवर्नमेंट? नहीं, इस चीज़ का कोई पैसा नहीं होता है सर। जैसे एक्चुअली क्या आजकल के टाइम में कोई भी आदमी पुलिस का एक गार्ड ले लेता है, पैसे लेता है। नहीं। अगर एनएसजी कवर डिसाइड करता है या आपको RNW या IB डिसाइड करेगी सर। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कल आप बोलते हो कि मुझे एनएसजी कवर चाहिए करके, तो होम मिनिस्टर ये डिसाइड करेगी कि रियल में आपको एनएसजी कवर की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। कि मतलब सपोज करो राज के जाने से इस देश को क्या नुकसान है करके, इस देश में क्या हो सकता है आपके जाने से। तो इसके लिए IB और RNW 2 साल एनालाइज करेंगे सर, और उनकी एक कंबाइंड रिपोर्ट जाएगी होम मिनिस्ट्री को, और दोनों की रिपोर्ट को चेक करने के बाद ये डिसाइड, अगर दोनों की रिपोर्ट ही कहती है कि नहीं आपको एनएसजी कवर देना चाहिए, तो आपको एनएसजी कवर मिलेगा सर। एनएसजी कवर के बाद 99.9% सेफ होता है इंसान? नहीं सर, देखो एनएसजी कवर के बाद भी अगर आप इंसिडेंट देखो तो एक ही इंसिडेंट हुआ है देश में, पंजाब के CM बैन सिंह के ऊपर ही जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। वो भी इंसिडेंट क्या हुआ, एक्चुअली उनकी गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव जहाँ भी उनकी गाड़ी होती थी। एनएसजी कवर भी क्या है सर, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी, ठीक है। आप किसी को भी अगर एनएसजी कवर है किसी के पास भी, एग्जाम्पल के लिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। तो एनएसजी कवर का काम क्या है कि जब भी योगी सर अपने घर से निकले किसी भी जगह पर, तो एनएसजी का काम है मोबाइल सिक्योरिटी देना, उनको मोबाइल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है सर। लेकिन जब वो अपने घर पर हैं तो उनकी जो लोकल स्टेट की पुलिस है या CRPF है या जो भी पैरामिलिट्री फोर्स उनको मिली है, वो सिक्योरिटी देगी उसमें,
ठीक है, जब भी मूवमेंट होगा वो ओनली मोबाइल मूवमेंट क्या होगा, वो एनएसजी कवर का मोबाइल मूवमेंट होगा। तो बैन सिंह के ऊपर भी इंसिडेंट क्या हुआ, जो रूटीन उनकी गाड़ी थी सर, वो रूटीन उनकी जो गाड़ी जब भी सर्विस के लिए गाड़ी जाती थी सर्विस वगैरह करने के लिए, वो जब बाहर गई तो उसमें एक्सप्लोसिव प्लान कर दिया सर। तो सेफ तो सर देखो, सेफ तो दुनिया में मौत तो आएगी सर। अब वो क्या बहाना लेके आती है वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन है तो आप 99% सेफ हो, 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। तो ये अभी जैसे एनएसजी कवर है, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को ही मिलती है? नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर के पास एसपीजी है, अभी एसपीजी कवर में आते हैं प्राइम मिनिस्टर और गांधी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सर। वो एसपीजी का अपना ग्रुप है सर। एनएसजी से भी ऊपर होता है? नहीं सर, एक्चुअली देखो एनएसजी क्या है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का काम है सर ऑपरेशंस करना। एनएसजी का काम सिक्योरिटी नहीं है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे करके। एनएसजी सिक्योरिटी के लिए नहीं बन रखी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनी है कि इस देश के अंदर अगर कोई भी टेररिज्म अटैक होता है या स्काई मार्शल या एयर में कोई भी प्लेन हाईजैक होता है, जैसे 99 में IC-814 जो हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस की प्लेन जो गंदार लेकर गए थे, उसके बाद स्काई मार्शल भी बनाई गई। एनएसजी का काम है ओनली काउंटर ऑपरेशन लैंड और स्काई में। एनएसजी बनी इसके लिए है सर, एनएसजी नहीं बनी है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एनएसजी है तो सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर कल सपोज करो कोई भी काउंटर अटैक होता है, टेररिज्म होता है, तो एनएसजी की सिक्योरिटी को विड्रॉल कर दिया जाएगा सर। जब वो देश में नहीं कर रहे हैं कोई ऐसा, तो कहीं ना कहीं काम लेने के लिए उनको सिक्योरिटी में लगाया गया है, जो भी एसआरजी ग्रुप है उनका। और एसपीजी ओनली सिक्योरिटी के लिए ही बनी है सर। एसपीजी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही बनी है, उनको ट्रेन ही सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही बना है सर। ओके, सो अभी जो योगी जी के पास है वो एनएसजी है, एनएसजी कवर है योगी जी के पास। और शायद हिंदुस्तान में 16, 17 या 20 आदमियों के पास होगी सर एनएसजी कवर। एनएसजी कवर। ओके, जैसे ना एक मैं वेब सीरीज़ देख रहा था, मुझे नाम याद नहीं उस सीरीज़ का, बट उसमें ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है, जैसे बाहर के देशों में प्रेसिडेंट्स वगैरह के लिए भी सेम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी होती है, राइट? तो उसमें ऐसा होता है कि एक शूटर्स होते हैं और एक प्रोटेक्टर्स होते हैं। तो एक पूरी आपकी जो सिक्योरिटी होती है, जैसे मान लो अगर 60 लोगों की सिक्योरिटी है, 50 लोगों की सिक्योरिटी है, उस 50 लोगों की सिक्योरिटी में कुछ लोगों को पता होता है कि कौन प्रोटेक्टर्स हैं और कौन शूटर्स हैं। तो जैसे क्या होता है कि अगर कभी भी क्योटिक सिचुएशन होती है तो जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो शील्ड बना देते हैं उस आपके प्रोटेक्टेड पर्सन के सामने। फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट है तो उसके आसपास वो शील्ड बना देंगे। बात समझ गया। और जो शूटर्स हैं वो साइड से जाके पोजीशन ढूंढते हैं कि भाई ये अगर गन आ रही है, क्योस हो रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, उनको जाके काम होता है कि सामने वाले को अनाम करो या उस सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आओ। और प्रोटेक्टर्स का काम सिर्फ होता है प्रोटेक्ट करना। तो ऐसा अपने इधर भी होता है कि शूटर और प्रोटेक्टर अलग अलग पोजिशन होती है। कि आपको लगता है कि कोई भी एक आदमी है जिसको जेट प्लस है, इसके रिंग्स डिवाइड होते हैं सर। रिंग्स मतलब? रिंग्स डिवाइड होते हैं। अब हम आते हैं सबसे आउटर रिंग्स में। सपोज करो अभी आउटर रिंग्स मतलब क्या? मैं वही बता रहा हूँ आपको। योगी आदित्यनाथ को जेट प्लस ब्लैक कैट कवर है, सिर्फ आपको यहाँ ब्लैक कैट कवर नजर आ रहा है, एनएसजी कवर। जो आउटर रिंग्स होगा, उस आउटर रिंग्स का ये काम है इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ये पता करना कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन है। चाहे वो पाकिस्तान में होगा, चाहे अमेरिका में होगा, चाहे ब्रिटेन में होगा, चाहे चाइना में, उन लोगों का एक ही काम है सर। क्या काम है? योगी आदित्यनाथ के बारे में पता करना कि कौन से देश से इनको थ्रेट है। आउटर रिंग। फिर नेक्स्ट रिंग के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में आदमी गए होंगे सर इनर रिंग से अंदर, चाहे अब आईबी के हों, किसी के भी हों, जिनका एक ही काम है कि इस देश में कौन सा स्टेट में योगी आदित्यनाथ के लिए गलत सोच रहे हैं, थ्रेट है, क्लियर है। फिर हम उसके स्टेट में आ जाते हैं सर, देश को हटा के स्टेट में आते हैं। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होगा उस स्टेट का, उनका हर डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे जो सिर्फ ये पता करेंगे कि इनके लिए किस डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या भावनाएं रखते हैं, कौन लोग क्या सोचते हैं। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम योगी आदित्यनाथ के पर्टिकुलर्स में। पूरा का पूरा पैरामिलिट्री फोर्स का एक सिक्योर रिंग होगा सर, जहां पर पूरी कंपनी लगी होगी। ठीक है। उसके घर पर मैं आपको बता रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, जैसे ही वो अपने घर से निकलते हैं, एनएसजी कवर सिर्फ इनर कवर हो गया सर। मेरा काम है सिर्फ उनको सेफ लेके जाना। मेरे से बाहर पूरी सीपीटी, पूरी फोर्स लगी पड़ी है सर। ठीक है। मेरा काम नहीं है फाइट करना, मेरा काम है सिर्फ उनको अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है वहां से एस्केप करना, उनको किसी तरह से कवर करके भगाना। फाइटर ग्रुप्स अलग है सर, सारे ग्रुप्स डिवाइड हैं।
ठीक है, कि उनको सेफ निकालने का अलग ग्रुप है, फाइटर ग्रुप्स कौन होगा वो अलग है, अंगेज कौन करेगा वो अलग है, उसका पीछा कौन करेगा वो अलग है, उनका अल्टरनेटिव रूट कौन सा है वो है। हर वीआईपी के अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं सर पूरे के पूरे, कि कहाँ से हमें निकलना है, कहाँ से क्या करना है, डिफरेंट रिंग्स है, है ना, ये पूरा प्रोसीजर है। हर आदमी का अपना अलग काम है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है सीधे वहां से निकालना, दूसरे का काम है फायर देना, तीसरे का काम है उसके ऊपर काउंटर अटैक देना, चौथे का काम है पूरा कॉर्डन करना। सब अलग अलग डिवाइड है सर, बड़ा रिंग्स होते हैं बहुत सारे। तो जैसे एग्जैक्टली मैं यही समझ नहीं हाँ, मैं आपको मैंने शॉर्ट में बताया, तो ये एक थ्योरी है पूरी की पूरी। क्योंकि वो जो सीरीज थी उसमें यही दिखा रहे थे कि प्रेसिडेंट्स को सिक्योर कैसे करा जाता है। ये सब का अगर उनके ऊपर ये भी है कि उनके ऊपर जैसे फायर आएगा एक कॉर्डन बन जाएगा आदमी का, आदमी कवर कर लेंगे उनको, वो सेव हो जाएंगे, चारों तरफ से आदमी कवर हो जाएंगे, उनको सेव निकाल के लेके जाएंगे, टारगेट नजर नहीं आएगा। एग्जैक्टली एग्जाम्पल के लिए कि ये एक टारगेट है, ये हमारा पीपी है, इस एरिया से फायर आया तो यहाँ आदमी का एक पूरा कवर बन जाएगा, पूरा निकालेगा इनको। ठीक है, दूसरे का काम होगा उनके ऊपर काउंटर करना, फिर उसके लिए पूरी टीम अलग है, उनके लिए पूरी डिफरेंट टीम है बहुत सारी। एग्जैक्टली तो वही मतलब उस सीरीज में यही दिखाया गया था कि शूटर्स अलग होते हैं जो इंगेज और शूट करते हैं, प्रोटेक्टर्स अलग होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राइवर्स अलग डेडिकेटेड होते हैं कि डिफरेंट, हर गाड़ी रेडी होनी चाहिए, 6 गाड़ियां रेडी होती हैं, गाड़ी खाली भी होंगी, अलग भी होंगी गाड़ी, एक गाड़ी साथ में और चल रही होंगी, अगर गाड़ी हमें चेंज करनी पड़ जाए हम किसी और गाड़ी पर भी जाएंगे करके। 6 गाड़ियों अलग अलग जगह 6 होती है, जिनमें से 5 विजिबल होती है और एक पता भी नहीं होता, एक सिविलियन की कार होती है, वहां पर भी होते हैं। एंड देन एक नेगोशिएटर भी फुल टाइम चलता है, अपने इधर भी नेगोशिएटर होता है। नहीं बिल्कुल 100%। क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना कि जो नेगोशिएटर्स भी साथ में चलते हैं, कि अगर इन सब के बाद भी कोई फंस गया बिल्कुल तो उधर उस सिचुएशन में फुल टाइम उनके साथ नेगोशिएटर्स होना चाहिए जो स्पेशल नेगोशिएशन के लिए ट्रेन होने चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन निकाला कैसे जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, गोरखपुर में एक शादी थी, मैं राजनाथ सर के साथ गया हुआ था। अब एक्चुअली क्या हुआ कि यार वो शादी थी कि नहीं की, तो शादी में वो लोग अंदर गए तो ड्राइवर थे, यार मुझे लगा ड्राइवर को भी खाने के लिए भेज देना चाहिए यार। मेरी गलती क्या हो गई, मैंने ड्राइवर को खाने के लिए भेज दिया, और जैसे ही खाने के लिए भेजा राजनाथ सर आ गए यार। अब वहां तो पता नहीं उस शादी में तो हजारों की भीड़ आ रखी थी सर। अब मैं क्या करूं, है ना, तो मुझे दूसरी गाड़ी में बैठाना पड़ा उनको। और मैंने वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, एक कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनका प्रोग्राम चल रहा था, मैंने प्रोग्राम को स्टॉप कर, मैंने भेज दिया गाड़ी, टारगेट मूव कर दिया, मैंने अनाउंस करवाया कि यार ड्राइवर जल्दी आओ, मैं पीछे की गाड़ी से निकला। तो इतनी फास्ट पे ये सब बिल्कुल स्पेसिफिक, ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या चल रहा है सर। और वो रुकते नहीं है। नहीं सर, एक पीपी रुकेगा ही नहीं कभी भी। क्या होता है पीपी के लिए, क्या गाइडलाइंस होती है कि वो चलते चलते रुक नहीं सकते? नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को भी गाड़ी में नहीं बैठा सकता सर, अपनी वाइफ को नहीं बैठा सकता। अच्छा, और बताओ, अगर सपोज करो एक एग्जांपल के लिए, एक जेट प्लस है ना, जेट प्लस है, वो अपनी वाइफ को अपनी कार में नहीं बैठा सकता सर। क्या बात नहीं, बिल्कुल उसकी वाइफ, मैं नहीं जानता उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ उसके घर के अंदर होगी, कहीं और होगी, वो दूसरी गाड़ी में आएगी, उसकी वाइफ मरवा दे सर उसको। उनके बच्चे भी नहीं बैठ सकते। मैंने कह दिया वाइफ नहीं बैठेगी सर, बच्चा तो दूर की बात, फिर उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं बैठेगी सर, एज ए प्रोटोकॉल। और क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? आपने बोला रुकना भी अलाउड नहीं होता। नहीं, जैसे मूवमेंट कर रहा है वो हर रूट्स हर फॉलो करेगा अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सर बाहर आ गए, एक बार बोल दिया होल्ड, आपने बोला कि 5 मिनट रुको, गाड़ी आ रही है, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, अगर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के नहीं सर वेट करो करके, तो वेट, चाहे वो 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट, सर वेट करो, 10 मिनट रुकेंगे हम यहाँ पर। क्यों रुकेंगे, वो डिफरेंट चीज है, कुछ भी होता मुझे नहीं लग रहा कि भी जाना चाहिए, मैंने बोला मूव तो मूव, नहीं रुकेंगे फिर। तो जो एक कमांडिंग ऑफिसर होगा उस पर्टिकुलर उसमें, जिसको जो भी बोलेंगे, बिल्कुल हाँ, हर किसी का लीड होगा। आपकी मीटिंग खत्म हो गई ना, अब आपको जाना है, कैसे जाना है हमारे ऊपर है। जाना कैसे, कब जाना है, कितनी कैसे जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी, कहाँ होगा, कौन सा रूट फॉलो करेंगे, सब एवरीथिंग। और ये आपका ही काम होता है बाहर भी मैनेज करना कि सब दूर ट्रैफिक रुकवाओ और इनको निकालना। वो लोकल पुलिस के साथ टच पर रहते हैं पूरा का पूरा, एवरीथिंग वो पूरा क्लियर करके देगा आपको, रूट पूरा क्लियर करके। मैंने जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तब पढ़ा कि छोटा राजन ने आपको ऑफर दिया था उनको ज्वाइन करने के लिए। सर एक्चुअली क्या है, छोटे राजन के एक राइट हैंड है ना, जानते हैं मेरे को बहुत पहले से, जब मैं सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता था तब भी जानते थे। तो एक मैसेज आया मेरे पास जब मैं जेल में था, तो मुझे मैसेज आया नॉर्मली, और मैसेज भी किसी और ने नहीं दिया, जो राजन का राइट हैंड था उसने एक पुलिस ऑफिसर को मैसेज दिया। अब सोचो आप, एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे मैसेज देता है
ठीक है, कि आपके लिए एक मैसेज आ रखा है करके। मैंने बताओ, तो उसने बोला मैसेज में, उसका मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि आपके लिए एक मैसेज आया कि बड़े बरगद की छाया बड़ी होती है करके, वो आपको आंधी से भी बचाता है, तूफान से भी बचाता है करके, है ना। तो कहने का इनडायरेक्ट मतलब था कि एक राजन एक बड़ी बरगद का छाया है, उसके साथ रहोगे तो आंधी से भी बचोगे और तूफान से भी बचोगे, है ना। ठीक है, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, उस ऑफिसर को रिप्लाई दिया। मैंने उनको बोलना, मैंने कहा कि ठीक है अभी केस है, मैंने कहा ज़िंदगी में, बोला कि तो ये सोच के बताओ कि हमारे साथ काम करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं अभी सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, बस। मैंने कहा उनको ये बोलना कि मैं सुबह और शाम को सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, मैं इन 4 दीवारों से बाहर कैसे जाऊँ, बस। फिर उसका कभी कोई नहीं आया सर, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। बट कभी और कोई अंडरवर्ल्ड ने कोशिश करी? छोटा मोटा वो तो चलता रहता है, कोई बोलता है कि ज्वाइन कर लो, ये कर लो, हमारा वो काम देख लो, चीज़ें देख लो, एवरीथिंग। ओके, मेरे 2-3 क्वेश्चन है इसको लेके कि अंडरवर्ल्ड कितना पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है? देखो पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से हैं सर, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना। आप आंकड़ा उठाकर देखो कभी भी, आपको पता है अभी इलेक्शन स्टार्ट हो गए, इस टाइम क्राइम सबसे कम होगा सर। क्यों होगा? इस टाइम सारे क्रिमिनल्स सब इलेक्शन के काम में लग चुके हैं। क्राइम रेशियो, आप दुनिया का कोई भी क्राइम रेशियो देखो तो जब भी किसी देश के अंदर इलेक्शन होता है क्राइम रेशियो घट जाता है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियनों के लिए वही लोग काम कर रहे हैं, बिजी हो गए ना एक साइड में। एक की हम लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं, एसपीजी की बात कर रहे थे, पीएम, प्रेसिडेंट्स, सीएम, इनकी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, राइट। इनमें जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, राइट, इंदिरा गांधी जी के साथ यही हुआ कि उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू ही शायद शूट आउट कर दिया था, राइट। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे ट्रस्ट किया जाता है कि ये इंसान ट्रस्टेबल है, ये मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं एक चीफ मिनिस्टर हूँ तो मेरे आसपास ये 6 लोग रह सकते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि आर्मड फोर्स का कोई भी बंदा, एसपीजी के अंदर क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी नहीं है एसपीजी में। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी बंदा क्या होता है, एसपीजी के लिए अप्लाई करता है। क्या करता है? एसपीजी के लिए अप्लाई करता है कि मैं एसपीजी में जाना चाहता हूँ। अब इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, इसका, इसके बाप का, इसके पूरे खानदान का बैकग्राउंड, ठीक है, पूरी हिस्ट्री क्लियर होती है इनकी कि ये बंदा, इसके दूर दूर के खानदान में भी आज तक का कोई भी गलत रिकॉर्ड नहीं है किसी का भी, क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, ये एसपीजी के लिए अप्लाई करते हैं, एसपीजी में आ गया। अब इसके ऊपर भी एजेंसीज की नजर होती है, इसके हर मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। ये जब छुट्टी भी जाता है तब भी इसके ऊपर नजर होती है, किससे बात करता है फोन, इसके हर मूवमेंट के ऊपर नजर होता है, बस होता है हर मूवमेंट के ऊपर। तो ऑलरेडी जो भी उसकी सिक्योरिटी में ऑब्जर्वेशन में है, पूरा का पूरा सर्वेलेंस में लगा हुआ है वो हर चीज, ठीक है। इससे कंट्रोल पहले तो जाने से भी पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो। अगर सपोज करो कोई सीआरपीएफ का है और सीआरपीएफ का एक आदमी फॉर एग्जांपल के लिए कि एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाहता है, एक असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ का, और पता चलता है कि सीआरपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडर है एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो पता चला कि इसके जो ताऊ जी के बेटे के पोते के नाना के भाई कांग्रेस में, तब भी नहीं आएगा वो। इतना लंबा रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको कि ये कांग्रेस में एक नेता है, छूट भुइया ही क्यों ना है, यानी कि कांग्रेस को हल्का सा सपोर्ट कर दिया उन्होंने, इतने तो भी उसको एसपीजी में नहीं लेंगे। तो फिर तो कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड, पर तो भी 100% श्योरिटी तो हो नहीं सकती। 100% नहीं होती तो नहीं, सर्वेलेंस है ना कंटिन्यू, हर मूवमेंट पर, कहीं भी शक होगा तो हटा देंगे। पर जैसे तो नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वॉर्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। इंदिरा गांधी ने नहीं किया, सिक्योरिटी वायलेशन किया, बिल्कुल उसको बोल दिया था कि आप अपनी सिक्योरिटी को हटाओ करके। अच्छा, बिल्कुल बता दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो बोल दिया था ना, हटा दो करके सिक्योरिटी, जो आपके पंजाबी जो आपकी सिक्योरिटी में है। नहीं, इंदिरा गांधी ने नहीं हटाया, तो सिक्योरिटी ने तो बता दिया था कि आपकी सिक्योरिटी को आप चेंज करो करके, थ्रेट है सिक्योरिटी से, उन्होंने नहीं चेंज किया। सेम बिल्कुल सेम उनके साथ भी हुआ था, राजीव गांधी, राइट? हाँ, मैं समझ गया, बिल्कुल उनके साथ भी यही हुआ सेम। फिर उनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो भी कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी नहीं करा उन्होंने। 23 था से डेट 23 मुझे एग्जैक्ट 1991 एग्जैक्ट, तो उनको मना किया था, RNW ने मना कर दिया था थ्रेट है करके, नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जाऊंगा करके। अच्छा, मेरे को लास्ट जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट किलिंग।
जब हमने गूगल किया तो आपके नाम के आगे कॉन्ट्रैक्ट किलर क्यों लिखा है? देखो एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला कि ये वो कि कुछ एक नाम नहीं आया कि एक्चुअली आपका लीमो आपका नेम है और लीमो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में के साथ नाम आया गया। नहीं एक्चुअली क्या है सर, इसमें कोड है लीमा के नाम से, है ना, लीमा के नाम से कोड है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ एक जगह पर चाहे बांग्लादेश रहे हो, है ना सर, चाहे श्रीलंका रहा हो, है ना, चाहे आपका ये बलूचिस्तान रहा हो, तो वहाँ पर एक कुछ इंसिडेंट्स आए, ठीक है, तो कुछ एक इंसिडेंट्स हुए थे, चाहे कॉन्गो में हुआ हो, तो उस इंसिडेंट्स के नाम को इनडायरेक्ट तरीके से मेरे साथ जोड़ा गया था करके। अच्छा, ठीक है, तो लीमा ज़बरदस्ती जोड़ा गया कि नहीं नाम तो लीमा मेरा कोड ही है। अच्छा, है ना, का कोड लीमा है और लीमा के आगे लिखा गया लीमा कॉन्ट्रैक्ट किलर है। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि जो भी ये रिपोर्ट से कहती है कि ये किलिंग्स, जो भी किलिंग्स हुई हैं, ये किलिंग्स मैंने करी हैं अपने पर्सनल उसके लिए। ओके, पर्सनल एजेंडा के लिए, पर्सनल एजेंडा के लिए। और जबकि आपने करी है। नहीं मैंने तो कुछ नहीं सर, मैं तो एक इनोसेंट आदमी हूँ, मैंने गॉट इट। तो बट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बहुत नॉर्मल है इंडिया में, इतना बड़ा टारगेट ही नहीं है सर, नॉर्मल है। देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है अभी, इतना बड़ा मतलब रीज़न क्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अगर आप दो, हम तो एक छोटे से भी आजकल एक सुपारी किलिंग को भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर लेते हैं चीज़ें। आप डार्क वेब में चले जाओ, हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं सर, ठीक है। आप आज डार्क वेब में बिटकॉइंस को दो, डॉलर्स को दो, वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताते हैं, ठीक है, कि आप बताओ दुनिया के अंदर। अभी आप लास्ट आपने सुना होगा, अभी आप जो कैनेडियन का बेस्ट स्नैपर है वो भी अगेंस्ट रशिया चला गया सर, ठीक है। तो कुछ बोलता है कि कुछ लोगों की थ्योरी है कि उसको CIA ने हायर किया, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कह सकते हैं सर। अभी आप जो रशियन की प्राइवेट आर्मी है, ठीक है, अब उसको आप प्राइवेट आर्मी को क्या बोलोगे सर, कॉन्ट्रैक्ट किलर बोलोगे, क्या बोलेंगे? चलो पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी हायर करी वॉर यूक्रेन के लिए, वो भी तो पैसों के लिए लड़ रहे हैं ना, वो तो पैसों के लिए ही तो है। वो आर्मी आज यूक्रेन के खिलाफ फाइट कर रही है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोलोगे या देशभक्ति बोलोगे? उस स्नैपर को आप क्या बोलोगे जो यूक्रेन की तरफ से फाइट कर रहा है अगेंस्ट रशिया? क्योंकि पैसा तो US ने ही दिया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है या क्या है? नहीं, जैसे मेरा सिंपल केस समझ, सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ था इंडिया में, तो उन्हें किसी किलर ने किल, एक रास्ते में आए, लोगों ने किल कर दिया, उनके वीडियोस भी बाहर आ गए। और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार, इन लोगों के नाम आए और उन्होंने बड़ी, आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने बोला भी, उसका क्रेडिट भी लिया कि हमने कराया। तो वो बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट, वो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई, राइट? देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एक्चुअली क्या है कि चलो एक गैंगस्टर जेल के अंदर है, जेल के अंदर एक गैंगस्टर है, वो तो अंदर बंद है, वो तो बाहर नहीं निकल सकता है। वो क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है, ये लोकल में बता रहा हूँ आपको, लोकल लेवल पर वो कुछ एक लोगों को पैसा देता है। कोई बिजनेस टाइकॉन उसको पैसा देता है कि भाई तू एक काम कर, तू मेरे एनिमी को खत्म कर दे। वो एक लोकल आदमी को हायर करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गया सर। ये लोकल लेवल पर हो गया, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं, डिपेंड करता है आपका टारगेट कितना बड़ा है। ये तो लोकल लेवल पर बहुत छोटा लेवल हो गया कि तिहाड़ के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, वो खुद तो नहीं निकल सकता, वो क्या करता है, अपने कुछ एक लोगों को बोलता है एक काम कर, उस आदमी को मारना है या उसको गिराना है करके, ठीक है, कुछ लोगों को हायर कर। वो बाहर बैठा हुआ आदमी क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है और एक अपने। और इन सब की क्या प्राइस होती होगी? देखो डिपेंड होता है टारगेट के ऊपर, क्या लेते हैं, 2-3 लाख रुपए सर। 2-3 लाख रुपए में किसी भी इंसान को उड़ा देंगे? हाँ बिल्कुल, उसके लिए क्या है, जिन्होंने मारा उसमें इतनी समझ होती तो मारता थोड़ा ना। वो 2 लाख रुपए के लिए किसी को भी मारता, तो इतना ही समझ उसमें होती, वो 2 लाख के लिए किलिंग थोड़ा करता। ये छोड़ दो सर, लोगों ने, आप एक न्यूज़ सुनोगे हाईवे के ऊपर, कुछ लोगों का एक ही गैंग था, वो लोगों को गाड़ी में लिफ्ट मांगते थे, मार देते थे। क्यों? लिफ्ट मांगते थे और पैसों के लिए मार देते थे, ठीक है, बस। और एक दिन पता है क्या हुआ, जिस आदमी की जेब में चेक किया 11 रुपए निकले। 11 रुपए वो मार दिया 11 के लिए, बताओ। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम स्पेंड किया आपने और इतनी सारी चीज़ें बताई। आई होप कि आगे जो आपने जो राइटिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें कर रहे हो वो बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हर कोई जाने कि किस तरीके से एक स्पेशल सर्विस के लिए हमारे इंडिया से लोग तैयार होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर वो किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं। इस पॉडकास्ट का मेरा जो इंटेंशन है वो यही है कि अवेयरनेस फैले कि किस तरीके से लोगों को यहाँ फंसाया जाता है या काम किया जाता है और क्या क्या दुनिया में हो रहा है। तो थैंक यू सो मच ये सब ओपनली शेयर करने के लिए। थैंक्स सर।